SS chapter number 11 Indian Judiciary. Okay. Now इंट्रोडक्शन. पहले तो जुडिशियरी का मतलब सबको पता है. जुडिशियरी का मतलब होता है कि हम जो टीवी में आप देखते हो ना कि अगर किसी ने कोई भी टाइप का क्राइम किया है, छोटा सा भी हो, कोई छोटी सी चोरी भी की हो, वॉट एवर द क्राइम इज, बड़ा से बड़ा लेके छोटे से छोटे तक, ठीक है, शायद उसे 1 वीक की जेल मिले या तो 1 मंथ की मिले या तो 1 ईयर की मिले या तो लाइफ टाइम मिले, वॉट एवर. क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना छोटा या तो बड़ा क्राइम है. तो इसके सभी आपने एक्ट वगैरह सुना होगा, एक्ट दिस एंड एक्ट दैट, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा. जब जज होते हैं जो, वो अपना फाइनल डिसीजन जब सुनाते हैं तब बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैं ये सजा दे रहा हूँ. तो वो एक्ट वगैरह वो सब कुछ किसमें लिखा होता है? जुडिशियरी. किसमें होता है? जुडिशियरी. जुडिशियरी इसका मतलब ये होता है कि कौन से क्राइम पर कौन सी सजा मिले, पनिशमेंट, ये सब कुछ डिस्क्राइब किसमें किया होता है? जुडिशियरी. क्लियर? ठीक है ना. वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द 2 organs ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. आगे के चैप्टर्स में देखा था. ठीक है. नाउ वी शैल स्टडी इन डिटेल अबाउट द 3rd organ ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द जुडिशियरी. हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है. तो हमारी गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी. तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है वो हमने देख लिया था. नाउ 3rd इज जुडिशियरी, विच इज द इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी एंड इम्पार्शियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लेजिस्लेटिव के बहुत सारे मेंबर एग्जीक्यूटिव में हो सकते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स लेजिस्लेटिव में हो सकते हैं. बट जुडिशियरी है वो एकदम अलग ऑर्गन है. एकदम क्या है? डिफरेंट ही ऑर्गन है दोनों से. ना ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर जुडिशियरी में आ सकता है और ना ही जुडिशियरी का मेंबर लेजिस्लेटिव या तो एग्जीक्यूटिव में जा सकता है. कंप्लीटली सेपरेट ऑर्गन. ठीक है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जुडिशियरी होगी ही नहीं तो क्राइम के लिए पनिशमेंट कैसे मिलेगा? और अगर पनिशमेंट नहीं मिलती तो हमारे कंट्री पूरा क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा ना. किसी को कोई डर ही नहीं रहेगा. कोई भी क्राइम करो, कोई पनिशमेंट तो मिलती नहीं है. हो जाएगा कि नहीं ऐसा? ठीक है. तो इम्पार्शियल ऑर्गन मतलब कि गवर्नमेंट से कभी भी वो अलग नहीं हो सकता. ठीक है. गवर्नमेंट के बाकी के 2 ऑर्गन से कंप्लीटली सेपरेट है, अकेला है खुद. ठीक है. बट इम्पार्शियल मतलब कि वो अलग नहीं हो सकता. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम थ्रू आउट इंडिया. ये जो मैंने जुडिशियरी के बारे में बताया वो जुडिशियरी पूरा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाता है. मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है. उसका एक पार्ट मतलब जुडिशियरी. जुडिशियरी क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये आगे के चैप्टर्स में हमने राइट्स देखे थे ना, पब्लिक राइट्स, पब्लिक ड्यूटीज, ठीक है, सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल्स ऑफ सिटीजन्स, देखा था ना. ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स है. वैसे ही जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक पार्ट है. ठीक है. द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड हायरार्की. पिरामिड के जैसा है. ठीक है. नीचे देखो पिरामिड हायरार्की आपको दिया है, ट्रायंगल दिया है ना. उसमें सबसे नीचे क्या आता है? ट्रायल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स. मतलब कि जो टाउन लेवल पे होते हैं या तो तालुका लेवल पे होते हैं वो. ठीक है. टाउन लेवल पर मतलब कि आपने देखा होगा
कि छोटे छोटे विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, ठीक है। तो अगर छोटे बड़े मसले हो, अगर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में हो तो वो कोर्ट तक नहीं ले जाते। सरपंच जो 5 पंच होते हैं वो खुद क्या करते हैं, उसका हल निकाल देते हैं प्रॉब्लम का, कोर्ट तक जाना नहीं पड़ता। तो ऐसी जो छोटी छोटी कोर्ट होती है उसे ट्रायल कोर्ट या तो स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो प्लस तालुका कोर्ट। तालुका कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों कहाँ पर आएगी, सेकेंड लेवल पर, ठीक है। थर्ड लेवल पर है चीफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होती है स्टेट लेवल पर, कहाँ पर होती है, स्टेट लेवल पर, ठीक है। एंड लास्ट एंड फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट, नेशनल लेवल पर, ठीक है। हमारा गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है, अहमदाबाद में ही है, देखा है सबने, देखा थे, हॉस्पिटल के बाजू देखा था, ग्रे कलर का लंबा चौड़ा बस। हमारे गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पर है, अहमदाबाद में। गवर्नमेंट से, एक मिनट, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे गुजरात के काम कहाँ पर होते हैं, गांधीनगर सचिवालय। गांधीनगर सचिवालय में होते हैं ना गवर्नमेंट के रिलेटेड सारे काम, बट जुडिशियरी से रिलेटेड सारे काम कहाँ पर होंगे, अहमदाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना। We have established a uniform judiciary and in it at the top most level there is a Supreme Court which is the apex court at the middle level, which is the apex court. सुप्रीम कोर्ट को दूसरा आप क्या नाम दे सकते हो, एपेक्स कोर्ट। नाउ एट द मिडल लेवल दे आर हाई कोर्ट्स एंड अंडर देयर jurisdiction are the district courts at the district level and at the तालुका level there are local and special courts. सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आता है, अंडर, उसके नीचे के लेवल में क्या आता है, हाई कोर्ट। सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर के लेवल में हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल्स पर होती है, ठीक है। उसके अंदर में आती है डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट और उसके अंदर में आती है ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट, ठीक है ना। Apart from these, there are trial courts and tribunals which are established to cater to various objectives. फिर भी और भी एक दो छोटी छोटी कोर्ट होती है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम कौन से टॉपिक से रिलेटेड है उसके ऊपर उसका क्या किया जाता है, हल निकाला जाता है। क्लियर, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियरी, a neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizens and to solve any incongruity between the center and state or between one state and the other state regarding the division of workload. Judiciary क्यों जरूरी है, यहाँ पर लिखा है a neutral and impartial judiciary। न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी मतलब कि जुडिशियरी है वो किसी एक के फेवर में हो और दूसरों को ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए वो क्या होना चाहिए, सेम लेवल पर इक्वल होना चाहिए। हाँ, फिर कोर्ट में किसने क्राइम किया है और कौन विक्टिम है ये देखकर सजा दी जाती है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। पर कोर्ट में भी बहुत सारे ट्रायल होते हैं ना, ठीक है। सबूत और गवाहों आता है ना, सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तो पूरे सबूत और गवाह ये सब कुछ देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन विक्टिम है। डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं, एक ने बोल दिया कि इसने मुझ पर ये क्राइम किया है तो चलो तुझे पनिशमेंट मिल गई, ऐसा होता है कभी? ये ट्रायल्स होते हैं क्यों? क्योंकि जुडिशियरी है वो दोनों तरफ के लोगों के लिए इक्वल है, इसीलिए दोनों तरफ से सब कुछ छानबीन करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है ताकि किसी को भी अनफेयर ना हो। क्लियर? हाँ, अगर उसने क्राइम किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, उसमें फिर फेयर अनफेयर का कुछ नहीं आता। बट बिना क्राइम प्रूव हुए उसे पनिशमेंट देना, दैट इज नॉट फेयर। क्लियर? इसका मतलब ही, इसी का ही मतलब है कि जुडिशियरी क्या है, इक्वल है सबके लिए। क्लियर? दैट इज नोन एज न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी।
is essential if the federal system for the protection and preservation of the rights of Indian citizens. ये जरूरी है to maintain the rights of the Indian citizens. ठीक है, अगर जुडिशरी न्यूट्रल नहीं होगी तो सारे सिटीजन्स को अपने राइट्स इक्वली मिलेंगे नहीं मिलेंगे. अगर जुडिशरी पार्शियल है, किसी के लिए अच्छा काम कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि वो क्या है, पार्शियल है. तो जिसके लिए अच्छा काम होगा उसके सारे राइट्स फुलफिल होंगे, बाकी सबके होंगे. ठीक है, तो राइट्स के प्रोटेक्शन करने के लिए, उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए इंडियन न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी इज नेसेसरी. ठीक है, टू सॉल्व एनी इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर स्टेट. इनकॉन्ग्रुइटी मतलब कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में या तो कोई दो स्टेट के बीच में कोई ऐसी मतभेद हो जाए, ठीक है, कि एक दूसरे के लिए वो क्या हो, मतलब एक का जो विचार है वो दूसरे का मिलता ना हो, ऐसा कुछ हो, तो उन सबको सोल्व करने के लिए भी जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ वर्क लोड, द जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन as the interpret constitutionality of any provision of any law so that the supremacy of the constitution prevails. जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट ही है, फिर भी जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. अगर जुडिशरी होगी उसके एक्ट के अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाएगी, दैट मीन्स कि उसके राइट्स से वो फॉलो हो रहे हैं. जो विक्टिम है उसे अपने राइट्स मिल रहे हैं, उसे क्या मिल रहा है, अपने राइट्स मिल रहे हैं. दैट मीन्स कि अगर ये सब कुछ फॉलो हो रहा है तो ही कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिजर्व हुआ माना जा सकता है. दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए भी जुडिशरी इंपॉर्टेंट है. In order that the legislature or the executive do not violate any of the constitutional limitations, we require in a country independent, firm, impartial and fearless judiciary, which is the foundation of democracy. गवर्नमेंट के बाकी के दो ऑर्गन, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो दोनों अपनी पावर का गैर फायदा ना उठाए, अपनी पावर का इस्तेमाल कर बाकी सबको अपने अंडर ना रखे. ये सब कुछ देखने का काम भी किसका है, जुडिशरी का. इसी के लिए जुडिशरी क्या है, इम्पोर्टेंट है. अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के किसी भी मेंबर ने भी क्राइम किया है तो उसे सेम पनिशमेंट मिलेगी जो बाकी सारे नॉर्मल सिटीजन्स को मिलती है, क्योंकि जुडिशरी सबके लिए क्या है, इक्वल है. ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव या तो लेजिस्लेटिव के मेंबर है तो उन्हें क्राइम करने के बाद पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माफी हो जाएगी, ऐसा नहीं. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के मेंबर्स भी अपने आप को सुप्रीम ना समझने लगे, उसके लिए भी जुडिशरी क्या है, इम्पोर्टेंट है. अभी कोरोना टाइम पे भी आपने देखा ही होगा, अगर केस बढ़ते जाते न्यूज़पेपर में और न्यूज में, टीवी न्यूज में बहुत बार आपने देखा होगा कि केस बढ़ने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये करने को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, जो कि इतने केस बढ़ते जा रहे हैं. सुना होगा ना. दैट मीन्स कि जुडिशियरी है वो अगर गवर्नमेंट मतलब कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर गिवन वर्क, अगर उनका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जुडिशरी को अपना पावर है कि वो उसे क्वेश्चन कर सकती है और वो जो बोले वो डिसीजन उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. ये जुडिशरी के पास अपना पावर है, इसीलिए ही वो गवर्नमेंट का एक सेपरेट ऑर्गन है जो कि किसी के अंडर नहीं आता. आया आप समझ में. ठीक है, जुडिशरी है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, गुजराती में बोले तो लोकशाही.
લોકો દ્વારા, લોકો માટે, લોકો વડે. ठीक है, हमसे ही गवर्नमेंट चलती है. हम वोट कर जिसे सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वही आता है ना चीफ मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर बनकर. यस और नो? लोगों द्वारा, लोगों माटे, वो हमने सिलेक्ट किए हैं, काम भी हमारे लिए ही करेंगे. ठीक है, और लोगों वड़े, अगर उनका डिसीजन हमने उसे इलेक्ट कर चूज किया है, कोई भी सीएम या तो पीएम या तो वोट एवर उन्हें बनाया है वोट कर, ठीक है, फिर वो हमारे लिए काम करते हैं. अगर उनके डिसीजन को, अगर हमारे लिए उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, अगर हमें अच्छा लगा तो हम मानते हैं, नहीं लगा तो स्ट्राइक भी करते हैं कि नहीं? करते हैं. लोको वड़े. अगर उनका डिसीजन मंजूर नहीं है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं. दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी. ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जुडिशियरी उसका क्या है? फाउंडेशन है, मतलब पायो है, बेस है. ठीक है ना. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी दैट इन द जुडिशियरी प्रोसेस देयर इज नो फ्लो और डिले एंड द सिटीजन्स गेट क्विक, चीप एंड इक्वल जस्टिस. नीचे राखो ने भाई बोतल ने. नाउ यहाँ पर देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी that in the judiciary process there is no flow or delay and the citizens get quick, cheap and equal justice. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है कि नहीं? बोला था ना थोड़ी देर पहले मैंने कि जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है. दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है कि जुडिशरी से जो जस्टिस मिलता है वो लोगों को इक्वली मिलता है. किसी के लिए पनिशमेंट कम हो और किसी के लिए ज्यादा हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर दो लोगों ने सेम क्राइम किया है तो दोनों को पनिशमेंट भी सेम ही मिलेगी. ठीक है, तो और किसी को जस्टिस मिलने में डिले भी ना हो, चीप भी हो. क्विक जस्टिस मिले, जल्दी से मिले, और चीप मतलब कि जस्टिस पाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा ना करना पड़े. ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ अलर्ट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव द जुडिशरी वुड ऑलवेज रिमेन एक्टिव. अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी बहुत अलर्ट रहे, मतलब कि क्विकली काम करे. गवर्नमेंट लेवल पर आपने देखा ही होगा कि काम करवाना हो तो कितनी देर लगती है, कितने सारे धक्के खाओगे तब तो आपका काम कंप्लीट होगा. दैट इज नॉट अलर्ट एग्जीक्यूटिव एंड अलर्ट लेजिस्लेटिव. उसे अलर्ट नहीं बोलते. लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी अलर्ट. दैट मीन्स कि उस लेवल पर भी काम फटाफट होने चाहिए. गवर्नमेंट जॉब है, करूंगा या नहीं करूंगा, सैलरी तो मिलनी ही है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलर्ट हो गए तो ही जुडिशरी है वो अपना काम फॉर्मली, स्मूथली कर पाएगा. वरना तो वही प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे तो बाकी सिटीजन्स के प्रॉब्लम कब सोल्व होंगे? ठीक है, तो जुडिशरी को एकदम स्मूथली मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी बहुत अलर्टली काम करने चाहिए. ठीक है, the judiciary will always remain active, but many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and an authoritativeness of the legislature, impartial, congenient, independent and fearless judiciary has shown judicial inactiveness. कई बार लेजिस्लेचर के मेंबर्स, मतलब मैं एमएलए हूँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मैं इस एरिया का एमएलए हूँ तो मेरे अंडर ये होना चाहिए, लोग मेरे अंडर काम करने चाहिए. मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा. ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी या तो एमएलए जो होते हैं वो अपने एरिया के लोगों को कैसे दबा कर रखते हैं, है ना? ये नहीं होना
चाहिए। ठीक है, उनकी इस बर्ताव की वजह से और इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब आप गवर्नमेंट ऑफिस पर जाकर जो काम करवाते हो ना, तो वहां पर जो मेंबर बैठे हैं उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये एमपी है या तो एमएल है या एमएलए है या तो जो मंत्री वगैरह होते हैं ना, वो लेजिस्लेटिव के पार्ट होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिस पर जो गवर्नमेंट कर्मचारी बैठते हैं वो सारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड एन ऑथोरिटिवनेस ऑफ द लेजिस्लेचर, कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, तो मुझे ये ऑथोरिटी मिल जाती है कि मैं लोगों से ऐसा बिहेव करूँ, वैसा बिहेव करूँ, लोग मेरे अंडर डर कर रहने चाहिए। ठीक है, ये उनका क्या बोला जाता है, ऑथोरिटिवनेस, अपनी ऑथोरिटी दिखाते हैं। इन सब की वजह से वो क्या हो जाता है, पार्शियल हो जाता है। ठीक है, वो लोगों का दोष जमा कर रखते हैं, जो बेचारे गरीब है, लोअर लेवल पर आते हैं, उनसे पैसे छीनते रहते हैं, और जो पैसे वाले हैं उसका हिस्सा भरते जा रहे हैं ब्लैक मनी से, उनके लिए वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वो लोग पार्शियल बन जाते हैं, इसी की वजह से बेस लेवल है जो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जुडिशियरी भी अच्छे से काम नहीं कर पाती। ना एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। एपेक्स मतलब सबसे टॉप लेवल पर। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ऊपर का हमारा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू वर्क अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट का वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट में भी अलग अलग पार्ट होते हैं ना, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, फिर क्राइम क्रिमिनल्स के लिए अलग कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे कोर्ट है, सब चाहे जो भी हो, वो सब किसके अंडर काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, जज होता है, और उसके अंदर 28 एडिशनल जजेस होते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, प्रेसिडेंट दैट इज राष्ट्रपति एंड प्राइम मिनिस्टर इज प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज्ड, then the president can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. ऊपर हमने देखा, कौन है इंडिया के प्रेसिडेंट, क्या बोला, इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के, वो क्या बोला, कल आंसर ढूंढ के लाना। सीरियसली, राजीव गांधी। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को रजिस्टर्ड दिन एक्सपायर हो गए राजीव गांधी। बस 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है वो नहीं पता। वेरी गुड। कल आंसर ढूंढ के लाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब यहां पर ध्यान, हमने आगे देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जज।
और 28 एडिशनल जजेस होते हैं। इन सबको चीफ जज को तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी के जो 28 एडिशनल जजेस होते हैं ना, उसे लेजिस्लेटिव के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके मेंबर्स उसे अपॉइंट करते हैं। बट अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और ये सारे जजेस से काम नहीं हो पा रहा है, वर्कलोड ज्यादा हो तो काम कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर उन्हें ऐसा लगे तो वो उनके भी अंडर में एडोक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर नाउ? और वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। उनकी सीनियोरिटी कितनी है, इस बेसिस पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है। सीनियोरिटी मतलब पहले डायरेक्टली कोई चीफ जस्टिस नहीं बन जाता, पहले वो एडिशनल जज के फॉर्म में वहां पर काम करते हैं। उसमें भी उनकी सीनियोरिटी कितनी है? अगर कोई जज है वो 20 साल से काम कर रहा है, कोई जज है वो 15 साल से काम कर रहा है, कोई 18 ईयर से काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सीनियर कौन हुआ? 20 ईयर वाला, ठीक है। तो सबसे पहला चीफ जस्टिस बनने का चांस उसे मिलता। क्लियर? कोई ऐसे ही उठाकर नया नया जज बना हो, जज की पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी की हो, उसे उठाकर चीफ जस्टिस के फॉर्म में नहीं रखा जाता। सीनियोरिटी देखी जाती है, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है। हाँ, उन्हें जज की जो पढ़ाई होती है वो सब कुछ उन्हें खत्म कर लिया, उन्हें सारे लॉज और पनिशमेंट के बारे में भी सब कुछ पता है, नॉलेज कंप्लीट होगा, बट फिर भी एक्सपीरियंस लेक की वजह से कुछ काम वो अच्छे से नहीं कर पाते। पहले उसे उसमें एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। इसीलिए जो सबसे ज्यादा सीनियर है, उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उसे सबसे पहले चीफ जस्टिस बनने का मौका मिलता। क्लियर? नाउ एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द अदर जजेस आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर सीनियर जजेस। बाकी के जो 28 चीफ जस्टिस के अलावा के जो 28 एडिशनल जजेस होते हैं, वो मैंने अभी बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उन्हें अपॉइंट करते हैं, पर वो भी ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर सकते कि चलो मैंने बोल दिया मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर हूं, मैंने बोल दिया कि मुझे मेरे ये फ्रेंड को सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज रखना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये सब कुछ चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करके ही डिसाइड किया जाता है। और अगर उन्हें भी ऐसा लगे कि उन्हें किसी की राय की, मतलब कि किसी की एडवाइस की जरूरत है, तो वो अपने से सीनियर जजेस, मतलब कि जो रिटायर हो चुके हैं पर होते हैं तो उनके सीनियर ही, ठीक है, उनसे भी वो एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वालिफिकेशंस। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज या तो चीफ जस्टिस या तो एडहोक एडिशनल जजेस बनने के लिए कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? A person who is appointed as judge of the Supreme Court should be a citizen of India. Should have provided a service of at least 5 years as a judge in any of the High Court of India. किसी भी हाई कोर्ट में उसका 5 years का जज के फॉर्म में एक्सपीरियंस होना चाहिए. Should have an experience of at least 10 years as an advocate in any of the High Court of India. 5 साल से जज होने चाहिए प्लस 10 साल से वहां पर एडवोकेट का वो काम भी करते होने चाहिए. उसी कोर्ट में ना हो, इंडिया की कोई भी हाई कोर्ट में उन्होंने 10 इयर्स तक एडवोकेट मतलब कि वकील की तरह काम किया हो, कोई दूसरे हाई कोर्ट में 5 साल तक जज की तरह काम किया हो तो चलेगा. दोनों एक्सपीरियंस एक ही कोर्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है. मानो कि गुजरात के हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील की तेजे से काम किया और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के तरीके से काम किया तो चले. किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए. शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जज और अ फेमस जूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे जज होने चाहिए. ठीक है.
एंड शुड नॉट बी मोर देन 65 years ऑफ एज। 65 years से उनकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Thus the retirement age is 65 years। ठीक है, कोई चीफ जस्टिस बना तब उसकी एज मानो कि 62 years थी, तो जब वो 65 years के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नया चीफ जस्टिस आएगा। ठीक है, Thus the retirement age is 65 years for the judges of the Supreme Court। नाउ टाइम पीरियड कितना होता है तो वो हम बाद में देखेंगे, आज यहाँ तक रखते हैं।